हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 में जो कि 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को चलने वाली है और आप सभी का टारगेट केवल एक ही है, 8 जून। यदि आप सभी को इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है और इस बार कट ऑफ को क्लियर करना है तो डेली आपको एक टेस्ट देना जरूरी है। आप क्लास को करिए या ना करिए, लेकिन आप टेस्ट जरूर दीजिए। तो साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का पूरे 150 नंबर का टेस्ट होगा। आप जानते हैं कि आपके पेपर में एक शिफ्ट में जीके से पूरे 38 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले 38 जीके के सवाल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप सभी का हिंदी का 37 सवालों का टेस्ट होगा। समझिए कि आप अपने परीक्षा में बैठकर जैसे आप सभी प्रश्नों का उत्तर देकर गोला भरेंगे, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, सेम साथियों उसी लेवल की तरह सारे प्रश्नों का ये टेस्ट पेपर आप सभी का होगा, जो कि पहला टेस्ट पेपर होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोग 38 प्रश्न जीके के हल करेंगे। आप सभी का टारगेट कम से कम 23 का होना चाहिए जीके में। उसके बाद 37 सवाल हिंदी का होगा। कम से कम इसमें आप सभी का ना 22 स्कोर होना चाहिए, यानी ओवरऑल आपका जो स्कोर होना चाहिए इस सेशन से 45 प्रश्न। लेकिन जो भी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आएगा तो भी आप उस प्रश्न का उत्तर करें, क्योंकि इस पेपर में एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि जो आपका रियल पेपर होगा 8 जून से ऑफिशियल जो पेपर होगा इसमें माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2 घंटे का होने वाला है। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 प्रश्न जीके का दिया जाएगा हल करने के लिए, 37 प्रश्न हिंदी का, 38 प्रश्न मैथ का और 37 प्रश्न रीजनिंग का। 150 क्वेश्चनों का आपका पूरा पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करने में 2 नंबर, यानी 300 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले। कम से कम आप सभी का टारगेट 260 का होना चाहिए, तभी आप लोग अपने कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो ये क्लास समझिए कि 8-9-10 जून क्वेश्चन पेपर की तरह होने वाली है। तो यहां से आप अपनी तैयारी जांचिए कि आप सभी की तैयारी अभी किस पीक पॉइंट पे चल रही है, और जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा वो सब तैयार भी कर लेंगे। यहां से आपको अपनी तैयारी जांचनी है। समय बहुत कम है, 5 तारीख आज हो चुका, 5 अप्रैल। ओके, तो चलिए पहले टेस्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। आप क्लास को करिए या ना करिए, लेकिन टेस्ट पेपर जो होता है ना उसे सॉल्व करिए। सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करिए। तो आज टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लास्ट में 38 प्रश्न के बाद स्कोर पूछा जाएगा। स्कोर भी आप लोग गिनती करते चलेगा साथ में। देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। सांझी शिल्प कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? सांझी शिल्प कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये मथुरा जिले में प्रसिद्ध है। सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल साहब करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट का नाम क्या था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया था? तो टाइगर रखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय वास्तुकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीबी दोषी को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहां पर स्थित है? बताएंगे आप सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का यह किस वर्ष में संशोधन किया गया था? लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो 2019 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले तो ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर पूरे 1500 क्वेश्चन को तैयार करना है। जैसे कि आपके पेपर में एक सेट में जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आपका सबसे पहले 38 प्रश्न जीके मिलेगा, 37 प्रश्न हिंदी मिलेगा, 38 प्रश्न मैथ का मिलेगा और 37 प्रश्न रीजनिंग मिलेंगे। तो हर एक सेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है, अपनी तैयारी को परखना है, आप किस पीक पॉइंट पे चले। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। आपको पहले तो सारे क्वेश्चन तैयार करना है, फिर ये 10 टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगाना है अपने से खुद से। मिलेगा आपको कैसे? इस नंबर पे आप सभी को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आपके पास होगा, तो जल्दी करें भाई, समय नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी और भी अच्छी करिए। देखिए, प्रांतों में द्वीप शासन के उन्मूलन की सिफारिश ये किस अधिनियम द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वीप शासन के उन्मूलन की सिफारिश किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। वित्त मंत्री कौन थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था? तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था? तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम उम्र कितनी है? भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भारतीय राज्य 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो वो त्रिपुरा राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। ग्लोबल विलेज का विकास किस अवधारणा पर आधारित है? ग्लोबल विलेज का विकास किस अवधारणा पर आधारित है? तो परिवहन और संचार विकास पर आधारित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? तो साथियों भारत का जो पहला पीको उपग्रह है वो कौन सा है? तो स्टैड सेट है, जो कि भारत का पहला पीको उपग्रह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत क्या होता है भाई? कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत कैसा होता है? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो साथियों कौन सा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। इनमें से कौन सा राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य है? कौन सा राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य है? तो यूएसए है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म में दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, स्कोर भाई पूछेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि दोस्त मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, तो क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। दिन में 3 क्लास होगी, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डेली क्लास करेंगे आप लोग, ठीक है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भूदान यज्ञ के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। रैंड या जार किस देश की मुद्रा है? रैंड या जार ये किस देश की मुद्रा? तो दक्षिण अफ्रीका की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई? तो ये 2023 में आरंभ की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति कैसा है मेरे दोस्त? महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और जो जाति है अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करिए। वायसराय लॉर्ड डफरिन के युग में एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? वायसराय लॉर्ड डफरिन के युग में एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर कितनी है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर कितने परसेंटेज की है? तो 75.14% की है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो मूंगफली है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया नहीं है भाई गुजरात से, जैसे गरबा है, डांडिया रास है और बिनछुड़ो है। लेकिन विदेशिया तो किस राज्य से, कोई बता सकता है क्या? कमेंट सेक्शन बताइए। बहुत बार ये स्टैटिक का सवाल आपने पढ़ा होगा। बताइए विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत के आस पड़ोसी देश का ही है राज्य है वो, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में नहीं था? कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में नहीं था? तो नमक का खनन नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करिए। किसे स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है? किसे स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है? तो स्लैश एंड बर्न को स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा किस शहर में घटित हुई थी? बताइए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा किस शहर में घटित हुई थी? तो ये भोपाल में ये घटना घटित हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो साथियों किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 के है ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के लिए चुनाव से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए और जीके टेस्ट पेपर का लास्ट सवाल चल रहा है ये। निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? बताइए। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी।
तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो अब बताइए क्या 38 सवाल में से आप सभी का 23 सवाल सही हुआ जीके में। अब आप सभी का 37 सवाल हिंदी का चलेगा, तो इसमें आप सभी कम से कम 22 सवाल सही करना होगा, ध्यान से एकदम, ठीक है। स्कोर अपना गिनती करते चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है? मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हाथी का है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात ये किसकी रचना है? तो ये शिव मंगल सिंह सुमन का है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्न में से तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ध्रुव नंदा नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो श्याम नारायण पांडे है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? च, छ, ज और झ ये तालव्य व्यंजन होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है? तो अच्छा ही नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए, प्रत्यय मतलब कि किसी भी शब्द में उसके आखिरी में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो माधुर्य यानी लास्ट में लगा होगा, यानी यह लगा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार के शुद्धि है? बताइएगा, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, संकट ने यही आपका पूरा गलत है भाई, बड़ी बड़ी बाधाएं होनी चाहिए थी, तो इसमें संज्ञा संबंधी गलत है, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छाटिए। मूल स्वरों वाला वर्ग छाटना है तो कौन सा है? अ ई उ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को, डिबिया का बहुवचन क्या होगा? डिबिया का बहुवचन तो डिबिया होगा, लेकिन मात्रा लगेगा भाई, ठीक है, ये वाला, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से मुहावरा पाँव उखड़ जाना इसका क्या अर्थ है? पाँव उखड़ जाना इसका क्या अर्थ है? तो पराजित होकर भाग जाना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम क्या होगा? निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम क्या होगा? खेल बड़े उत्साह से जारी था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और तीनों ऑप्शन देखेंगे गलत होगा भाई, सही वे में नहीं दिया होगा, सही क्रम में नहीं दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह इनमें से कौन सा है? तो सत्याग्रह के लिए आग्रह है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को, गणित में प्रयुक्त होने वाला चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण माना जाएगा? गणित में प्रयुक्त होने वाला चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण माना जाएगा? तो ये द्विगु समाज का उदाहरण माना जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प आपको बताना है, तो पुराण प्लस इक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्कोर भाई गिनती करते चलिएगा, सभी प्रश्न का उत्तर तैयार करते चलिएगा। चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्ध मागधीश हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो भाई विशेष से बोलते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है?
कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो अरबी, ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, निम्नलिखित में से क्री शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। क्री शब्द के विलोम युग्म की पहचान करना है तो कौन सा है भाई? तो प्रवृद्ध है। कौन सा भाई? प्रवृद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो धूप में चला नहीं जाता है, तो ये भाववाचक का उदाहरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो मेरे होश उड़ गए, इसमें वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, निम्नलिखित में थे तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो मेघ एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो जातिवाचक का संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे बंदर है भाई, वृक्ष है, देश है, लेकिन यमुना नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, नेतृत्व शब्द का विलोम बताइए। नेतृत्व शब्द का विलोम बताना है, कौन सा है भाई? तो अनुसरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद बनाइए, तो जीत प्लस इंद्रिय होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप तो धरती हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? तो कौन सा व्यंजन अंतस्थ है, यानी अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो ल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा भाई। दूध, पानी, धन, घी इत्यादि में विशेषण के कौन से भेद लगेंगे? दूध, पानी, धन, घी इत्यादि में विशेषण कौन से भेद लगेंगे? तो परिमाणवाचक विशेषण लगेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, खिलौने वाला के रचयिता कौन है? खिलौने वाला के रचयिता इनमें से कौन है भाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभाव कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को, निम्न में से उत्तर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? उत्तर का अनेकार्थक शब्द क्या बनेगा? तो हल होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, कुंज शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। कुंज शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? तो समूहवाचक के हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को, निम्नलिखित में से मुहावरा 99 के फेर में पढ़ना, इसका क्या अर्थ है? ये मुहावरा जो आपका 99 के फेर में पढ़ना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो धन संग्रह की चिंता में पढ़ना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जैसे आम रहे तत्सम शब्द, त्वरित भी है, सलाका, लेकिन सुई नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो हिंदी का लास्ट सवाल 37वां नंबर, जो अपने मूल स्थान से हट गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपने मूल स्थान से हट गया हो इसके लिए एक शब्द क्या बताइए? तो विस्थापित होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये 37 सवाल हिंदी का कंप्लीट हो गया। बताइए कितना स्कोर बना और ओवरऑल आपका स्कोर कितना बना? क्या 45 स्कोर बना आपका? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका हो और आपका टारगेट पूरा हो चुका होगा। और कमेंट में आप जरूर बताएंगे, क्योंकि क्लास के कमेंट हम चेक करेंगे मेरे दोस्त, सबका देखेंगे। तो इसी तरह आपका डेली क्लास चलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, सबसे पहले तो ये करिए। और जिस भी ग्रुप में आप है उसको आप शेयर करिए इस क्लास को, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए भाई, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए, बैठिए, समय दीजिए 3 से 4 घंटे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ।
तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।